हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंग्स ऑफ अचीवर्स। ये हमारी सीडीपी की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इस वीडियो में वही क्वेश्चंस रखे गए हैं जो आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स में देखे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। देखिए यहाँ पर 4 अवस्थाएं दी गई हैं ऑप्शन में। ये विकास की 4 अवस्थाएं हैं और इनके बारे में जीन पियाजे ने बताया था। तो चलिए इन अवस्थाओं के बारे में क्रम से जान लेते हैं। पहली अवस्था जो जीन पियाजे ने बताई है विकास की, वो होती है संवेदन प्रणोद अवस्था। इस अवस्था को संवेदी पेशीय अवस्था भी कहते हैं और इंद्रिय जनित कामक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष तक। इसमें बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। दूसरी अवस्था है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था की अवधि होती है 2 से 7 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक का भाषाई विकास प्रारंभ हो जाता है। तीसरी अवस्था जिन पियाजे ने बताई है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था की अवधि होती है 7 से 11 वर्ष तक। इसमें बालक वस्तुओं को पहचानने, उनका वर्गीकरण और विभेदीकरण करने लगता है, मतलब कि वो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने लगता है और क्लासिफाई करने लगता है। उनकी सोच अब अधिक तर्कसंगत हो जाती है, मतलब कि वो किसी वस्तु या घटना के बारे में अधिक तर्कपूर्ण रूप से सोचने लगता है। और एक और इस अवस्था की विशेषता है कि भाषा का पूर्ण विकास हो चुका होता है। आपकी जो चौथी अवस्था है वो है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त क्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कुछ भी कहें, ये कहते हैं। इसकी अवधि होती है 11 वर्ष से प्रौढ़ अवस्था तक। और इस अवस्था की विशेषता है अमूर्त चिंतन। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किस स्तर में बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। तो तार्किक रूप से सोचना अभी हमने देखा था मूर्त क्रियात्मक अवस्था में शुरू कर देता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है। विकास की 4 अवस्थाएं किसने बताई थी? जीन पियाजे ने। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। तो अभिभावकों की भूमिका अग्र सक्रिय होनी चाहिए, निषेधात्मक नहीं होनी चाहिए, संवेदनात्मक भी नहीं होनी चाहिए और उदासीन भी नहीं होनी चाहिए। अग्र सक्रिय होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो अनुप्रेरित शिक्षण का एक संकेत हमें क्या मिलेगा? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अगर आप किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं और आपके विद्यार्थी आपसे जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये एक संकेत है अनुप्रेरित शिक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो छोटी कक्षाओं में जो शिक्षण की खेल विधि होती है ये विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7। डिसलेक्सिया जो कि एक अधिगम अक्षमता है, ये संबंधित है। तो ये आपकी संबंधित है पठन विकार से। जिसे डिसलेक्सिया होता है उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 8। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालय में विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। देखिए, जब भी आपसे बात हो कि विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कैसा होना चाहिए, तो आपको उनके लिए कुछ भी विशेष नहीं चुनना है। हमेशा आपको उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिसमें दिया गया हो कि उन्हें दूसरे सामान्य बच्चों के साथ समावेशित कक्षा में शिक्षा दी जानी चाहिए। आपके लिए वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 है। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से
सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अधिगम का प्रक्रम जो आपका लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें मोटिवेशन क्या काम करता है, जो न्यू लर्नर्स हैं उनमें इंटरेस्ट डेवलप करता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को, न्यून दृष्टि जिन्हें थोड़ा कम दिखाई देता है, उन बच्चों के को क्या करना चाहिए। तो आपका राइट आंसर ये सी देख लीजिए, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के ज़रिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। अभी आपको बताया था किसी विशिष्ट बच्चे के साथ विशिष्ट व्यवहार नहीं करना है, उन्हें बाकी सामान्य बच्चों के साथ सामान्य रूप से बर्ताव करके उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। तो आप अगर किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं और आप अपने विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रश्न पूछते रहें अपने टॉपिक से रिलेटेड। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 12, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा, ये सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। क्वेश्चन 13, परिवार एक साधन है। तो परिवार एक साधन है आपका अनौपचारिक शिक्षा का। हम सब जानते हैं हमारा जो पहला विद्यालय होता है वो हमारे परिवार होता है और हमें जो पहली शिक्षा मिलती है हमें हमारी माँ की गोद से ही मिलती है। तो ये भी एक शिक्षा का साधन है, लेकिन ये अनौपचारिक साधन है और औपचारिक साधन हमारा विद्यालय होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 14, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है। तो सबसे उचित इसका एक तरीका है आदर्श रूप से बर्ताव करने का। जो हमारे विद्यार्थी होते हैं वो अपने शिक्षकों को अपना आइडियल मान लेते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनके सामने आदर्श रूप से बर्ताव करें। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सब है यहाँ पर, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। क्वेश्चन 16 देख लेते हैं, श्याम पट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है। श्याम पट्ट ब्लैक बोर्ड आपका कौन सा साधन होता है। श्रव्य साधन नहीं होता, क्योंकि हम जो ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं उसे सुन नहीं सकते। दृश्य श्रव्य नहीं होगा, क्योंकि हम उसे सिर्फ देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। इसलिए आपका राइट आंसर होगा दृश्य साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना। तो ये सभी शिक्षण कुशलता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, मतलब कि वो सीखना चाह रहा है, तो उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए सदैव। क्वेश्चन 19, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया। तो किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था फ्रोबेल ने। क्वेश्चन नंबर 20, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे ऐसी अवस्था में। आप बच्चे की उपेक्षा नहीं करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे भी नहीं और बच्चे को दंड तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो आप क्या करेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 21, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे।
कोई बच्चा ज़्यादा ही एक्टिव है तो आप उसको सही दिशा में लाने के लिए जो काम देंगे वो है कि उसे श्याम पट आदि साफ करने का काम देंगे। ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जगह निर्धारित नहीं होती है किसी भी बच्चे की, क्लास में रोटेशन होना चाहिए, तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उसे श्याम पट आदि साफ करने का काम देंगे। क्वेश्चन नंबर 22, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। तो आपका राइट आंसर होगा उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बिठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। आपको ये नहीं करना है, आपको किसी भी बच्चे को पढ़ाने से इनकार नहीं करना है, भले ही वो बच्चा कितना ही चैलेंजिंग हो आपके लिए, लेकिन आपको पढ़ाने से इनकार नहीं करना है। दूसरा है, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बिठाने के लिए बोलेंगे। ये भी आपको नहीं करना है। विशेष बालकों के लिए विशेष कक्षा नहीं होनी चाहिए, उनको बाकी सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन सी है, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। तो ये आपका राइट आंसर होगा। आप खुद उनको सिखाने की तकनीक सीखेंगे, लेकिन आप उन्हें शिक्षा देंगे, आप ना इनकार करेंगे और ना ही उनके लिए कोई विशेष कक्षा का प्रबंध करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की ज़रूरत ना पड़े। ये तो बिल्कुल गलत है। धन संपदा से कोई भी लेना देना नहीं होता है विद्यार्थी का। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, ये भी गलत है। उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ये आपका राइट आंसर होगा। एक अच्छे शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि उनके पास पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए जिससे वो अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल कर सकें। आपका राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। जो संवेगात्मक समायोजन होता है वो प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में और अनुशासन में। तो आपके ये तीनों ही राइट हैं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, या फिर बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, या फिर बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या फिर बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो देखिए, जो बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण है तो उसकी मान्यता ये है कि बचपन जो होता है वो वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिक परामर्श दिया जाता है कि, तो शिक्षक को क्या परामर्श दिया जाता है? बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वो उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, या फिर पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। ये तो नहीं करना है। या फिर ऑप्शन सी, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। ये भी नहीं करना है। ऑप्शन डी देखते हैं, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। ये आपका राइट आंसर होगा। आप अपने बच्चों को परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के लिए तैयार करवाइए, उनका अभ्यास करवाइए, और किसी तरह से सहायता करना गलत होगा। आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ऑप्शन देखते हैं, सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में,
या अभ्यास पुस्तिका में। देखिए कोई एक बच्चा है, एक बालक है जो आपकी कक्षा में असंगठित घर से आने वाला है, तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ में कठिनाई महसूस करेगा? तो वो है आपका स्वतंत्र अध्ययन में। ऐसे विद्यार्थी को अपने शिक्षक के दिशा निर्देश की बहुत आवश्यकता होती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे? आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे या फिर उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, या ऑप्शन सी, वो जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। देखिए आपको कभी भी सेटिस्फाई तो नहीं होना है। आपकी कक्षा में कितना ही प्रतिभाशाली कोई बच्चा है, लेकिन आप हमेशा चाहिए कि आप उसकी प्रतिभा को और निखारें और बाहर लाएं, उसे और सक्षम बनाएं। तो आपके लिए ऑप्शन सी ये राइट होगा। वो जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, तो आप उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे? नहीं, बाध्य हम नहीं करेंगे। या फिर ऑप्शन बी, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे? ये भी नहीं करेंगे। या ऑप्शन सी, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे। आपको शिकायत भी नहीं करनी है। ऑप्शन डी देखते हैं, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ऑप्शन डी। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।